नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का डी अलर्ट फोर्थ सेमेस्टर बिग मैराथन क्लास में। जी हाँ मित्रों, आप सभी के लिए बिग मैराथन क्लास में जो आपका चतुर्थ प्रश्न पत्र यानी पेपर फोर्थ के लिए आपका साइंस यानी कि विज्ञान के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की यह श्रृंखला रहेगी मित्रों। और यह श्रृंखला आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें मित्रों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात में पास में बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मित्रों। और इससे पहले की जो हमारी बिग मैराथन क्लासेज अगर आपने नहीं देखी है मित्रों, तो आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के पेपर 1, पेपर 2 आदि के नाम से आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको क्रमबद्ध तरीके से सारी ही क्लासेज आपको मिल जाएगी मित्रों। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की यह श्रृंखला है मित्रों, जिसमें पहला ही हमारा प्रश्न है, जैव विकास की प्रामाणिकता के संदर्भ में बहुचर्चित वैज्ञानिक हैं। यानी जैव विकास की जो प्रामाणिकता के संदर्भ में जो सिद्धांत इनके द्वारा दिए गए थे वो बहुचर्चित किन वैज्ञानिकों के द्वारा दिए थे, जिसमें से लेमार्क, डार्विन, आबा, दोनों इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये दोनों ही जो वैज्ञानिक आपने दिए हैं लेमार्क और डार्विन का, ठीक है, ये दोनों के द्वारा ही प्रामाणिकता के संदर्भ में ये सिद्धांत दिए गए थे। ठीक है, जैव विकास के लिए। तो आंसर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैव विकास के अंतर्गत जीवों की संरचनाओं में समानता होती है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में साइंस की में आपको बताया कि जैव विकास के अंतर्गत जीवों में जो समानता पाई जाती है उनकी संरचनाओं के आधार पर समरूप या समवर्ती रचनाएं में या समजात रचनाओं में। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोनों ही आपके और बहुत सही है, तो ये आपके ऑप्शन सी में, इसलिए आपका ऑप्शन सी यहाँ पर भी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका, प्राकृतिक चयनवाद किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। यानी जो प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो प्राकृतिक चयनवाद को मैंने अब बताया कि प्राकृतिक चयनवाद यानी जीवों की अपनी संततियों के लिए, अपने पर्यावरण, अपने भोजन आदि के लिए संघर्ष करने का जो सिद्धांत दिया था, यानी प्राकृतिक चयनवाद, वो कि डार्विन महोदय के द्वारा दिया गया था। इसलिए आंसर भी डार्विन महोदय ही, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के अजैविक घटक हैं। मैंने आपको पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के घटक बताए थे, जैविक और अजैविक। ठीक है, और वहाँ पर जैविक नहीं पूछा गया, यानी जैविक और अजैविक। तो अजैविक घटक पूछेंगे जिसमें कार्बनिक पदार्थ थे, अकार्बनिक पदार्थ थे, जलवायु थी। तो इसके अगर अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये सारे ही ऑप्शन बिल्कुल से अजैविक घटक के हैं। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि ये सभी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के जैविक घटक हैं। अब जैविक घटक के बारे में मैंने आपको बताया था, वहाँ पर होता है उत्पादक होगा, उपभोक्ता होगा, अपघटक एवं अपरदभोजी होंगे ये। ठीक है, तो इनके बारे में भी मैंने क्लियर किया था। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो तीनों ही बिल्कुल से हैं। जो उत्पादक यानी जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, उपभोक्ता जो जैसे शाकाहारी एवं मांसाहारी यानी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता आदि के संबंध में, और जो मरे हुए जीवों को जिसे हम अपघटक या कहें या अपरद्रव्यी कहें, या इनको प्रकृति का सफाई करता भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारे किसके घटक है, जैविक घटक के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर भी ओवरऑल देखा जाए तो उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सरल आहार श्रृंखला के स्तर होते हैं। यानी जो आहार श्रृंखला कहें हम इसे खाद्य जाल कहें, तो उसके स्तर होते हैं। तो मैंने आपको बताया था उत्पादक, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, इस तरह एक आहार श्रृंखला की एक कड़ी चलती है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा निर्भरता होती है, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता होती है। जो उत्पादक है वो सूर्य के प्रकाश पर निर्भर रहेगा। ठीक है, और प्राथमिक उपभोक्ता जो हैं वो उत्पादक पर निर्भर रहेंगे। द्वितीय उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं। तो इस तरह अगर देखा जाए तो एक श्रृंखला चलती है, जिसको हम खाद्य चेन यानी फूड चेन श्रृंखला कहेंगे। ठीक है, तो इसी को आहार श्रृंखला का नाम दिया है। तो देखा जाएगा तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक घास स्थल में खाद्य श्रृंखलाएं देखी जा सकती हैं। यानी जो आपका घास स्थल है, ठीक है, तो यहाँ पर खाद्य श्रृंखलाएं किस तरह से, यानी एक ये पैराग्राफ दिया हुआ है, किस तरह से श्रृंखलाएं बनेंगी, जिसमें से 4 ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग दिए हुए हैं, जिसमें से आपको देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह के जब भी प्रश्न बनते हैं, या तो आरोही अवरोही क्रम में कई बार दे दिया जाता है, ठीक है, या एक निश्चित क्रम दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ये सारे ही ऑप्शन एक तरह से बन रहे हैं। जैसे घास, टिड्डा, गिरगिट, छिपकली, बाज, ये भी एक क्रमबद्ध तरीके से, यानी जैसे उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और आदि के आधार पर। हरे पौधे, चूहे, बिल्ली, सांप, बाज, शेर, यानी एक दूसरे पर निर्भरता दिखाई जा रही है कि यहाँ पर घास व पौधे, खरगोश,
भेड़, हिरन, भेड़िया, शेर, चीता। यानी घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को गिरगिट, गिरगिट को छिपकली, इस तरह छिपकली को बाज। इस तरह एक दूसरे पर निर्भरता दर्शाई जा रही है। तो सारी ये देखी जा रही है, तो ये खाद्य श्रृंखलाओं के ही क्रमबद्ध तरीके से दिया हुआ एक श्रृंखला तैयार हो रही है। तो यहाँ पर भी ओवरऑल आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर भी, अगर देखेंगे सारे ऑप्शन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैव विकास को प्रमाणित किया जा सकता है, यानी जैव विकास को किस के आधार पर, किस रूप में प्रमाणिकता दी गई थी लेमार्क और डार्विन महोदय के द्वारा। तो यहाँ देखना है कि जीवों की तुलनात्मक शारीरिक रचना के आधार पर, शारीरिक क्रिया विज्ञान के आधार पर, आनुवंशिकी के द्वारा। तो देखा जाए तो उपरोक्त सभी के द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किन दो सिद्धांतों का समीकरण है। यानी जो आधुनिक सिद्धांत दिया है वो किन दोनों समीकरण का मिला जुला रूप है, ये आपको देखना है। ऑप्शन आपके सामने दिए होते हैं, तो ये देखना होगा डार्विन मार्ट एवं डी ब्रिज का उत्परिवर्तन सिद्धांत, इसका ही क्या हुआ, ये एक तरह से आधुनिक सिद्धांत कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। डार्विनवाद एवं इसे डी ब्रिज का उत्परिवर्तन सिद्धांत कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिलॉसफी जूलॉजिक पुस्तक के लेखक हैं। फिलॉसफी जूलॉजिक जो पुस्तक है वो है लेमार्क महोदय के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, इनके द्वारा जो अपना सिद्धांत दिया हुआ था 1809 में, तो इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो फिलॉसफी जूलॉजिक, उसमें इनका सिद्धांत दिया था जैव विकास के संबंध में। तो आपका आंसर भी लेमार्क महोदय ही होंगे। ठीक है, अगर सन पूछी जाती है इनका सिद्धांत कब दिया गया था, तो आप बता पाएंगे 1809 में, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लेमार्क का आधार है, यानी इनके द्वारा जो जब ये सिद्धांत दिया गया तो आधार क्या था, जाति उद्भवन, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, जनसंख्या गतिकी या जीवन संघर्ष। ठीक है, तो जो लेमार्क महोदय के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था 1809 में, तो इनका जो सबसे ज़्यादा आधार तैयार किया था उपार्जित लक्षणों की वंशगति। ठीक है, तो लेमार्क का जो सिद्धांत दिया था उपार्जित लक्षणों की वंशगति के आधार ही इसको बनाया गया था। ठीक है, तो आंसर भी वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया था। ठीक है, उत्परिवर्तन सिद्धांत जो दिया गया था वो किस महोदय के द्वारा दिया गया था। ठीक, तो ये जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो दिया गया था वो हुगो डू ब्रिज के महोदय के द्वारा दिया गया था। किस सन में दिया गया था, 1901 सन में। ठीक है, अगर सन पूछी जाती है तो 1901 किस सन महोदय के द्वारा, तो हुगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत। तो आंसर भी वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्परिवर्तन का कारण है। उत्परिवर्तन का कारण इनके द्वारा पूछा गया था, जो कि हुगो डू ब्रिज के द्वारा सिद्धांत दिया गया था। तो उनका कारण यह था कि जीन परिवर्तन। ठीक है, जीन परिवर्तन इसका कारण जो है वो रखा गया था। तो यहाँ पर भी आंसर वही होगा, जीन परिवर्तन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया था। यानी जो पारिस्थितिक तंत्र जो शब्द है उसका सबसे पहले किस वर्ष में प्रयोग किया गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको तो आपको याद ही रखना है। और कई बार अगर आप अध्ययन करेंगे इसको तो आपको याद हो जाएगा, 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खनिज पाए जाते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं खनिजों के बारे में, खनिज कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, पृथ्वी के तल पर पाए जाते हैं, भूपर्पटी में भी पाए जाते हैं, समुद्र में भी पाए जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो उपरोक्त सभी जगह आपका करेक्ट आंसर भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सी वस्तु संक्षारित हो सकती है। संक्षारित का मतलब होता है उसका क्षरण हो सकता है। ठीक है, लकड़ी की मेज, स्टील की कुर्सी, तेल लेपित लोहे की छड़, इनमें से तीनों में से कोई नहीं होगा। ठीक है, खुले स्थान पर रखी हुई लोहे की छड़ है तो नमी और ऑक्सीजन उसको मिल जाएगी, जिससे वह क्रिया कर लेगी। क्रिया कराने पर उसमें जंग बन जाएगी, जिसे ठीक है, जिसे भूरे रंग की होती है, और धीरे धीरे वह क्या हो जाएगा, संक्षारित होने लग जाएगी। ठीक है, इन जो लोहे की छड़ होती हैं इनको संक्षारित होने से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण और आदि का लेप लगाया जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर भी यहीं पर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बॉक्साइट किसका अयस्क है। कई बार क्या दिया जाता है कि कोई धातु दी जाती है, उसके अयस्कों के नाम दिए जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो उनके जो धातु है वो पूछ ली जाती है। जो बॉक्साइट अयस्क है वो आप अच्छी तरीके से सभी लोग जानते हैं कि जो बॉक्साइट जो अयस्क है वह एल्यूमिनियम का है, सोडियम का आप जानते हैं, लोहे का हेमेटाइट होता है, कॉपर का क्यूपराइट होता है। इस तरह ओवरऑल अगर आपको अयस्कों को देखना है तो प्रीवियस वीडियो आपको अच्छी तरीके से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सी सांद्रण की विधि नहीं है। सांद्रण की विधि, ठीक है, फेन प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, निस्तापन, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, कौन सी विधि नहीं है, तो निस्तापन विधि जो है वो सांद्रण की विधि नहीं है। तो आपका आंसर भी वही होगा। हाँ और ना वाले प्रश्नों को विशेष का ध्यान रखना होता है आपको।
आखिर में पूछा क्या है। नेक्स्ट है आपका परावर्तनी भट्टी के भाग होते हैं, यानी जो परावर्तनी भट्टी होती है, ठीक है, उसके भाग जो अग्नि स्थान है, भट्टी का तल है, चिमनी आदि, ये उसी यानी जो परावर्तनी भट्टी का जिस तरह आपके निर्मित होती है उसके टेम्परेचर जो होते हैं, ठीक है, तो इसके सारे ही भाग हैं ये जो दिए हुए हैं। तो आपका आंसर भी यहाँ पर भी उपयुक्त सभी, यानी ये भी सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परावर्तनी भट्टी में भर्जन करते हैं, यानी जो परावर्तनी भट्टी होती है उसमें भर्जन किन किन का हो सकता है। तो यहाँ पर पूछा गया टिन स्टोन यानी SnO2 का, गैलेन का यानी PbSA का, कॉपर पायरेट यानी CuFeS2 का। तो ओवरऑल देखे जाएंगे तो जो परावर्तनी भट्टी है तो इन सभी में इसका भर्जन हो जाता है, इसलिए आपका आंसर भी उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धातुएं होती हैं ऊष्मा की, ठीक है, तो धातुएं ऊष्मा के आधार पर अगर पूछी गई हैं, ठीक है, तो धातुएं क्या होती हैं, ऊष्मा की सुचालक और उसी के यानी जिनमें ऊष्मा आसानी से प्रवाहित हो जाती है वो ऊष्मा की सुचालक होती हैं, और जिनमें ऊष्मा जो आसानी से प्रवाहित नहीं होती है वो ऊष्मा की कुचालक होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धातुओं का भौतिक गुण होता है, ठीक है, तो धातुओं की जो गुण है यानी विशेष गुण होता है उनकी जी, तो चमकदार सतह होती है, उनकी कठोरता होती है, आघात वर्धनीयता। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो ये जो गुण दिए हुए हैं वो किसके हैं, धातुओं के दिए हैं, क्योंकि धातुएं क्या होती हैं, एक चमकदार सतह होती है, उनमें कठोरता पाई जाती है और पीटने पर वो क्या हो जाता है, उसको फैल जाती हैं, ठीक है, तो ये उनका गुण क्या कहा जाता है, आघात वर्धनीयता का गुण कहलाया जाता है, इसलिए आपका आंसर भी डी यहाँ पर भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अयस्क के रूप होते हैं, तो देखिए अयस्क जो हमें प्राप्त होते हैं खानों से मिलते हैं, ठीक है, भूपर्पटी पृथ्वी के तल से आदि से मिलते हैं, तो ऑक्सीकृत अयस्क होते हैं, हैलाइड होते हैं, तो ये सभी के रूप में ही होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो अ और बा यानी कि जो आंसर होगा वो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खनिजों के रूप होते हैं, तो खनिज जो होते हैं हमारे जो रूप पूछे गए हैं, तो देखो धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और खनिज ईंधन, तो ये इनके ही रूप होते हैं, इसी रूप में खनिज जो है प्राप्त होते हैं हमें, तो आंसर भी डी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में मिश्रित अशुद्धियों को कहते हैं, यानी जो पृथ्वी के खानों से जो अयस्क हमें प्राप्त होते हैं उसमें जो मिली हुई अशुद्धियाँ होती हैं उनको अधात्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अधात्री। तो यहाँ पर भी आंसर आपका अधात्री जो कि ऑप्शन फर्स्ट है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धातु निष्कर्षण की विधि है, यानी धातु को निष्कर्ष की विधि के द्वारा किया जाता है, आसवन विधि है, द्रवण विधि, खरपरल विधि या उपरोक्त सभी। तो जब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि धातु का जो निष्कर्षण किया जाता है वो आसवन विधि के द्वारा भी किया जाता है, द्रवण विधि के भी द्वारा किया जाता है, खरपरल विधि के द्वारा किया जाता है, तो ओवरऑल उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है पीतल में होते हैं, ठीक है, तो पीतल के लिए ट्रिक है, आप याद रखिए कभी भी नहीं भूलोगे पीतल में क्या क्या होता है, पिताजी, ठीक है, यानी पीतल, तांबा और किससे मिला है, जिंक से, क्या मिला है, पिताजी, आप याद रखिए। इसी तरह टीन का पूछा जाएगा, कांसे का पूछा जाएगा तो कांटा जी, तो ये आपको याद रखनी होंगे, ठीक है, तो ये पिताजी यानी कि कॉपर और क्या मिला होता है इसमें, जिंक, तो कॉपर और जिंक आप ऑप्शन में देख लीजिए जो कि ऑप्शन सी में है, तो कॉपर और जिंक यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कॉपर पायराइट का सूत्र होता है, जैसा कि मैं अभी बता चुका हूं, कॉपर पायराइट का जो सूत्र होता है CuFeS2, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ बताइए, ठीक है, तो जैसे मेंडलीव आवर्त सारणी के लाभ हैं उसी प्रकार दोष भी हैं, तो ये लाभ और दोष के लिए आपको मेंडलीव की आवर्त सारणी की जो हमारी प्रीवियस वीडियो में आपको देखनी होगी, लेकिन यहाँ पर भी हम क्लियर करेंगे। सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक है, नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में सहायक है, तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधाजनक है। तो यहाँ पर जो अगर इनके गुणों की बात की जाती है तो ओवरऑल अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ये तीनों ही गुण जो हैं बिल्कुल से दिए हुए उसके लाभ ही हैं या तो गुणों की विशेषता हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा वो उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या होती है, ठीक है, तो जो मेंडलीव की आवर्त सारणी होती है उसमें यहाँ पर आवर्तों की संख्या पूछी गई है, तो आवर्त संख्या यानी जो क्षैतिज पंक्ति होती हैं, क्षैतिज का मतलब होता है लेटी हुई जो पंक्ति होती हैं, इनको आवर्त कहा जाता है और इनकी संख्या कितनी होती है, 7 इनकी संख्या होती है जो कि आपके ऑप्शन फर्स्ट में है। जैसे ही अगर वर्ग पूछे जाएंगे तो वर्ग का मतलब है जो ऊर्ध्वाधर यानी जो खड़ी लाइनें होती हैं इस प्रकार की, उनको क्या कहा जाएगा, वर्ग कहा जाएगा, और वर्गों की संख्या होती है 8। ये आप दोनों याद रखेंगे, यानी जो क्षैतिज लाइन होती है उसको क्या कहेंगे हम, आवर्त या क्षैतिज पंक्ति को आवर्त कहेंगे, और जो ऊर्ध्वाधर पंक्ति होती है उसको क्या कहेंगे हम, वर्ग कहेंगे। आवर्तों की संख्या 7, वर्गों की संख्या 8, ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। इनसे प्रश्न बन ही जाते हैं कई बार, और कई बार दोनों में
समानता होने के कारण हमसे गलती हो जाती है, तो वो गलती नहीं करनी है। किसी लघु आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता। देखिए, जब भी आप मेंडलीव की साड़ी दी हुई तो उसमें बाएं से दाएं, दाएं से बाएं आदि तत्वों को चलने पर क्या कुछ उनके परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ये विशेष आपको ध्यान रखना होगा, लेकिन उससे पहले उस तत्व को ध्यान से देखिए कि वह तत्व क्या दिया हुआ है। हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता पूछी गई है, ठीक है। यानी बाएं से दाएं चलने पर, कहाँ से, बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता आपको बतानी है, ऑप्शन में देखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए, जब हम लघु आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलेंगे तो हाइड्रोजन की जो संयोजकता है पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से 1 तक घटेगी, ठीक है। तो ये विशेष ध्यान रखना होता है जब भी आप मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है बाएं से दाएं, दाएं से बाएं आदि जब भी पूछा जाएगा, संयोजकता, उनकी विद्युत ऋणात्मकता, धनात्मकता, ये आदि आपको ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की, अब यहाँ पर तत्वों की पूछी गई है, किस प्रकार की प्रकृति है, तो ये आपको ऑप्शन में देखना होगा कि ऑप्शन में और आपको मिला क्या है, दिया क्या है, ठीक है। तो जब भी हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो तत्वों की जो ऑक्साइड की जो क्षारीय प्रकृति है वो क्या हो जाती है, वो घटती जाती है, ठीक है। तो क्या हो जाती है, ऑक्साइड की जो क्षारीय प्रकृति होती है, यानी जो तत्व होते हैं, तत्वों की ऑक्साइड की जो क्षारीय प्रकृति होती है वो क्या होती है, घटती जाएगी। तो यहाँ पर भी आपको देखना होगा, तो ये आंसर भी आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर, ठीक है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे, ये विशेषकर आपको सभी एक जैसे लगेंगे, लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो जब किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर हम बढ़ते हैं तो उनकी क्या होगी, उनकी धात्विकता क्या हो जाती है, उनकी बढ़ जाती है, ठीक है। तत्वों की क्या होती है, धात्विकता जो होगी बढ़ जाएगी। तो बढ़ना कहाँ पर है, ऑप्शन डी के अंतर्गत लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक दोष है, जैसे गुण हैं उनमें दोष भी देखा गया है। तो यहाँ पर देखो एक दोष पूछा गया है, तो एक दोष यानी दिया होगा, बाकी सभी इनके गुण दिए होंगे, यानी कि जिन्हें विशेषता भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो वही आपको पहचान करना है। तो हैलोजन परिवार के सदस्यों को एक समूह में रखा गया है, ये तो उसका गुण है भाई, ठीक है। दोष पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर तो गुण दिया हुआ है, तो ये तो होगा नहीं यहाँ पर। इसके आधार पर अज्ञात तत्वों के गुणों के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, ये भी सत्य है, ठीक है, जो कि उनका गुण है। सर्वथा भिन्न भिन्न गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह में स्थान पा गए का दोष है, सारणी को बनाने के पीछे कोई आधारभूत सिद्धांत नहीं रखा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल से जो दोष है वो सी बिल्कुल करेक्ट है, तो सी ही आपका आंसर होगा। सर्वथा भिन्न गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह में स्थान पा गए हैं, यही इसका दोष है मेंडलीव की आवर्त सारणी का। फिर इसमें संशोधन किया उसे आधुनिक आवर्त सारणी मोसले महोदय के द्वारा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विद्युत धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, ठीक है। अगर संबंध पूछा जाएगा तो Q बराबर IT, ठीक है। तो यानी एकांक समय में चले गए विद्युत आवेश को क्या कहता है, विद्युत धारा, यानी एम्पियर, उसका मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है, यानी जो शुष्क सेल होता है उसमें दो एनोड और कैथोड होते हैं, ठीक है, याद रखने होंगे। तो एनोड का कार्य करती है वो पूछा गया है, तो एनोड के लिए कार्बन की जो छड़ होती है वह कार्य करती है एनोड का, तो आंसर भी आपका कार्बन की छड़ ही होगा, तो जो कि आपका आंसर ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। अब देखो ये देखना है कि किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है, तो ये भी विशेष ध्यान रखना है। तो एक सीसा संचायक एक ऐसा सेल होता है, इसको पुनः बार बार आवेशित किया जा सकता है, यानी कि चार्जेबल किया जा सकता है, तो आंसर भी वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर मापा जाता है। क्या मापा जाता है, बिंदुओं के बीच में विभवांतर, तो आपका आंसर भी बिंदुओं के बीच में विभवांतर, यानी कहाँ पर है, ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन काल में चुंबक का उपयोग नाविक करते थे, यानी जो प्राचीन काल था उसमें नाविक यानी अपना आवागमन करने के लिए चुंबक का उपयोग करते थे, तो किस हेतु करते थे, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तो जो ये करते थे समुद्री यात्रा में दिशा ज्ञात करने की, जैसे कि मैंने प्रीवियस में बताया था कि चुंबक के जो नॉर्थ और साउथ दो ही पोल होते हैं, इसी का उपयोग करते थे, इसी के अकॉर्डिंग वो अपनी यात्रा को सुगम बनाते थे, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर देखने होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चुंबक के गुण हैं, चुंबक की जो गुण है उसकी विशेषता होती है, यानी कि उसकी क्या होती है, तो जो दैशिक है यानी उत्तर दक्षिण दिशा में बताने वाला गुण है, ये बिल्कुल ठीक है भाई। लोह चुंबक पदार्थों की अपनी ओर खींचना, ये भी उसका गुण है, तो यहाँ ओवर देखें तो और व दोनों ही है, तो यहाँ आंसर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय पदार्थों को चुंबित किया जा सकता है, यानी जो चुंबकीय पदार्थ हैं उनको किसके द्वारा पुनः चुंबित किया जाता है, भले ही वो कुछ क्षण के लिए होगा, ठीक है। तो स्पर्श विधि, विद्युत प्रभाव विधि,
तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा। देखो स्पर्श विधि के द्वारा भी कई बार क्या होता है, आप चुंबक को थोड़ी देर के लिए उसी चुंबकीय पदार्थ को रगड़ दो तो क्या हो जाता है, कुछ समय के लिए वह भी चुंबकीय के गुण अर्जित कर लेता है। इसी तरह विद्युत प्रवाह विधि के द्वारा भी उसमें चुंबक का जो गुण है वो प्रदान यानी उत्पन्न की जा सकती है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, आंसर होगा आपका सी यानी अ व दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चुंबक के प्रकार बताइए। चुंबक के प्रकार, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक, ठीक है। तो ये प्रकार जो है वो दोनों ही हैं। तो यहाँ पर भी आंसर भी दोनों ही होगा, यानी कि अ और ब दोनों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चुंबक का प्रभाव अधिक दिनों तक बनाए रखा जा सकता है, यानी जो चुंबकत्व का गुण है वो अधिक दिनों तक कैसे रखा जा सकता है। चुंबक को गर्म नहीं करना चाहिए, चुंबक को ठोकना पीटना नहीं चाहिए, दो चुंबकों को रगड़ना नहीं चाहिए, उपरोक्त सभी। तो देखो ये गुण को रखना है, ठीक है, अधिक दिनों तक रखना है हमें, तो क्या करना होगा, हमें ये उपरोक्त दिए हुए ये कार्य कोई भी नहीं करना होगा, ठीक है। तो आंसर भी आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एवोनाइट की छड़ को जब रेशम से रगड़ने पर छड़ हो जाती है, ठीक है। तो जो एवोनाइट की छड़ होती है, विशेषकर कई बार एग्जाम से बना है आप, और आपको भी ध्यान रखना है, एवोनाइट की जो छड़ है जब हम उसको रेशम से रगड़ते हैं तो वह उस पर ऋण आवेशित हो जाती है और इसी कारण वह अपने और वस्तुओं को आकर्षित करने का उसमें गुण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो कैसा आवेश आ जाता है, उस पर ऋण आवेश आ जाता है, ठीक है। तो ये विशेष ध्यान रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश दो भी प्रकार के होते हैं, एक ऋणात्मक और धनात्मक, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना होगा, दो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चुंबक द्वारा आकर्षित होता है, ठीक है। तो देखो चुंबक के द्वारा क्या होगा, जो चुंबक के गुणों को आकर्षित करने वाला, यानी जो लकड़ी का बुरादा ये तो उससे आकर्षित होगा नहीं भाई, कांच का बुरादा ये भी नहीं होगा, ठीक है, लोहे का बुरादा ही होगा, ना कि तांबे का बुरादा। तो आंसर भी आपका क्या होगा, लोहे के बुरादे वाला, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चुंबकीय प्रभाव आर पार नहीं निकल पाता है, किसके जो चुंबक का प्रभाव है वो आर पार नहीं हो पाता, ये विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। कई बार कुछ प्रश्नों में शब्दों का हेरफेर कर दिया जाता है और आपसे गलत हो जाता है, ठीक है। तो लोहे की चादर से, क्यों, क्योंकि यह उसको आकर्षित कर लेगी और उसका प्रभाव क्या हो जाएगा, वहीं तक सीमित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अचुंबकीय पदार्थ है, अचुंबकीय पदार्थ और चुंबकीय पदार्थ ये आपको विशेष ध्यान रखने होते हैं, निकेल, लोहा, कोबाल्ट, सोना, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको देखना होगा कि अचुंबकीय पदार्थ है क्या आखिर। तो सोना जो है वो अचुंबकीय पदार्थ है, जबकि निकेल, लोहा, कोबाल्ट ये सभी क्या है, चुंबकीय पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दैनिक जीवन में प्राय कितने प्रकार की विद्युत धारा का प्रयोग होता है, यानी विद्युत धारा का आप यूज करते हो दो ही प्रकार से, एक अल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा और एक दिष्ट धारा यानी कि डीसी करंट। तो आपका आंसर भी दो ही प्रकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेल के प्रकार है, यानी सेल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो ही प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, ठीक है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। तो इस तरह आपका आंसर भी सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है, ठीक है। तो विद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव है, ऊष्मीय प्रभाव का मतलब है विद्युत धारा के वोल्टेज में उतार चढ़ाव का होना, तो ये कहाँ पर होता है, फ्यूज में। तो आंसर भी आपका क्या होगा, फ्यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रुधिर कणिकाएं हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, रुधिर प्लेटलेट्स। तो देखा जाए तो ये सभी रुधिर कणिकाएं ही हैं, ठीक है। तो आंसर भी आपका डी बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लाल रुधिर कणिका का जीवन काल होता है। तो देखिए लाल रुधिर कणिका यानी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, इनका जीवन काल को आपको ध्यान में रखना होता है, कई बार मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखेंगे तो 170 होता है, और डब्ल्यूबीसी यानी उसका क्या होता है, 2 से 3 दिन होगा, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मनुष्य के रुधिर में प्रोटीन पदार्थ होते हैं, यानी जो प्रोटीन के जो पदार्थ होते हैं मनुष्य के रुधिर में, प्रतिजन A+ भी होते हैं या प्रतिरक्षी A+ भी होते हैं या आबा दोनों, ये इस तरह के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये विशेष आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों ही प्रकार से। आपका किस प्रकार का रुधिर रुधिर बैंक में रखा जाता है, यानी रुधिर जो आपका रक्त है वो रुधिर बैंक में किस प्रकार रखा जाता है, तो विषाणु से मुक्त, जीवाणु से मुक्त या प्रोटोजोआ से मुक्त। तो उपरोक्त सभी प्रकार से। तो यहाँ पर भी ये विशेष प्रकार के ऑप्शन दिए होते हैं, तब आपको देखना होता है कि जब भी रुधिर बैंक में रुधिर रखा जाएगा तो वो विषाणु से मुक्त होना चाहिए, जीवाणु से मुक्त होना चाहिए, प्रोटोजोआ से मुक्त होना चाहिए, यानी ओवरऑल देखा जाए तो एक शुद्ध रक्त होना चाहिए वो, ठीक है, जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार का संक्रमण ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रुधिर का थक्का बनने वाली रुधिर कणिका का नाम है, यानी ऐसी रुधिर कणिका जो है वो जो रुधिर का थक्का बनाती है उसका नाम आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि रुधिर का जो थक्का बनाती है वो क्या होती है, प्लेटलेट्स होती है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानव रुधिर वर्ग की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। तो मानव में जो रक्त है यानी रुधिर वर्ग की जो खोज की गई थी मोस्ट इंपोर्टेंट है और कई बार एग्जाम से बना है और आपको याद भी होगा, लैंडस्टीनर के द्वारा रुधिर वर्ग की खोज की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है? तो रुधिर का जो लाल रंग होने का कारण है वह आपको बताना है, ठीक है। तो आप सभी अच्छी रूप से जानते हैं कि रुधिर में जो लाल रंग होने का कारण है उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर भी आंसर आपका हीमोग्लोबिन ही होगा। नेक्स्ट है आपका, रक्त को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो रक्त को, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रक्त को जो है कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में बांटा गया है जिसमें, ठीक है। तो आपका आंसर भी 4 वर्ग होगा, ठीक है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में। अगर इनके नाम पूछ लिए जाते हैं तो विधिवत रूप से आप सभी इनके नाम भी बता सकते हैं, जिसमें हमारा ए बी और ओ, ठीक है। वर्गों के नाम ए बी ओ, ठीक है। अब ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव, लेकिन विशेष वर्ग पूछे गए, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसमें से सर्वग्राही और सर्वदाता भी याद रखना होगा, ठीक है। ओ रक्त वर्ग है, जो और वर्ग होता है इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं दिया गया है, तो ये विशेष ध्यान रखना होता है। अगर नेगेटिव दिया जाता है तो ओ नेगेटिव जो होता है वो क्या होता है? वो सर्वदाता होता है। इसी तरह अगर ओ दिया है तो आपका ऑप्शन में देखा जाएगा तो वो सर्वदाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त की संरचना का मुख्य अवयव है, ठीक है। जो रक्त की संरचना यानी रक्त एक तरह से निर्मित होता है, ठीक है, रक्त कणिकाओं के द्वारा, रुधिर प्लाज्मा के द्वारा, आभा दोनों के द्वारा। तो जब आप ध्यान में रखेंगे कि रक्त का जो संरचना यानी होती है वो तो रक्त कणिकाओं के द्वारा भी होती है, रुधिर प्लाज्मा ओवरऑल यहाँ पर ये सभी होती हैं, तो आंसर भी आपका देखा जाएगा तो आभा दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त के कार्य यानी रक्त आपके शरीर में क्या कार्य करता है? हार्मोन्स का संवहन करता है एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है। पोषक पदार्थों का भी संवहन करता है, ठीक है। अपने शरीर का, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नियमन भी करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो सभी जो है वो ऑप्शन में दिए हुए वो रक्त के ही कार्य हैं। नेक्स्ट भारत में एनीमिया के कारण है। तो भारत में जो एनीमिया का कारण है वो गरीबी है, ज़्यादातर गरीबी, अज्ञानता, गंदा रहन सहन आदि। तो देखा जाए तो ओवरऑल आपका उपयुक्त सभी बिल्कुल आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरबीसी के जीवन अवधि कम हो जाती है, यानी आरबीसी की जीवन अवधि कहाँ पर कम हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब आरबीसी जो थैलेसीमिया में प्रवेश करती है तो वहाँ पर उसकी जीवन अवधि क्या हो जाती है? कम हो जाएगी। तो ये आपका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त का थक्का बनाने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, कब धीमी हो जाती है, किस रोग में धीमी हो जाती है? अगर रोग पूछा जाएगा तो हीमोफीलिया रोग के अंतर्गत या हीमोफीलिया के अंतर्गत यह रक्त का थक्का बनने की जो प्रक्रिया धीमी हो जाती है, ठीक है। अगर यह रोग बढ़ जाता है तो कई बार क्या होता है, ब्लड जो होता है व्यक्ति का रुकता नहीं है जब कोई भी चोट लग जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डब्ल्यूबीसी कम हो जाती है। तो डब्ल्यूबीसी कब कम होती है, ठीक है। तो ये भी विशेष ध्यान रखना हो, आरबीसी कब कम होती है थैलेसीमिया में, रक्त का थक्का क्यों नहीं, धीमी प्रक्रिया कब होती है हीमोफीलिया के अंतर्गत। इसी तरह अगर डब्ल्यूबीसी कम हो जाती है तब आपको ध्यान में रखना होगा तो श्वेत कणिका या श्वेत कण कोशिका में हीनता के कारण, ठीक है, ये हो जाती है। तो आंसर भी वही होगा। नेक्स्ट है आपका, लिवर सिरोसिस रोग का कारण है, यानी जो लिवर सिरोसिस रोग है उसका कारण क्या है? तो ये भी आपको कई बार रोगों के नाम, रोगों से होने वाले क्या उसके कारण हो सकते हैं, ये औषधियों के बारे में भी आपको विशेषकर रूप से ध्यान रखना होगा। तो जो लिवर सिरोसिस रोग है जो हीमोफीलिया के कारण ही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, एड्स का पूरा नाम है। तो एड्स का जो पूरा नाम है कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, एड्स का जो पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये किस में है? ऑप्शन 3 में है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो कई बार एग्जाम्स में बना है, ये आपके लिए याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट भी है, ठीक है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। सर्वप्रथम एड्स वायरस कब देखा गया था? तो सबसे पहले एड्स का जो वायरस है वो 1980 में देखा गया था, आंसर भी 1980 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, HIV से प्रभावित होने वाली कोशिका का नाम है, यानी जो HIV जो रोग है उससे जो प्रभावित होती है, सबसे ज़्यादा प्रभावित कोशिका जो होती है T4, तो ठीक है। तो आंसर भी T4 ही आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एड्स के उपचार की औषधि है, ठीक है, ज़ेवुडानी जो औषधि है वो एड्स के रोग के लिए उपचार में की जाती है, तो आंसर भी वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एड्स की सिरमी जांच के लिए उपयुक्त प्रमुख परीक्षण है, यानी एड्स की जांच किस परीक्षण के माध्यम से की जा सकती है? एड्स परीक्षण किया जाता है, ठीक है। तो एलिसा टेस्ट जो है एड्स की जांच के हेतु किया जाता है ये, तो आपका आंसर भी क्या होगा? एलिसा टेस्ट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एड्स से बचने हेतु सावधानियां। जब हम ऑप्शन को रीड कर रहे हैं तो ये सारे क्या हैं? हमारे एड्स से बचने हेतु सावधानियां ही हैं, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1984 में किस वैज्ञानिक ने HIV का आविष्कार किया था, ठीक है। तो HIV का आविष्कार किया गया था किस महोदय के द्वारा? तो यह भी पूछा जाएगा था, कई बार सन दी जाती है तो ये भी ध्यान में रखना होता है। देखो, तो
HIV का जो आविष्कार किया गया था तो वो रॉबर्ट सी गैलो महोदय के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी है आपका आंसर बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस सेल को पुनः आविष्कृत किया जा सकता है? रिपीट हुआ है क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था कि सीसा संचायक एक ऐसा सेल है उसे बार बार यानी पुनः पुनः आविष्कृत किया जा सकता है। तो आंसर भी वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राथमिक उपचारक में कौन कौन से गुण होने चाहिए? यानी जो प्राथमिक उपचार दिया जाता है कि जब कोई चोट लग जाती है या कुछ घटना हो जाती है तो उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए? क्रिया में तत्परता तथा निपुण, मधुर स्वभाव वाला, संपन्न, साधन संपन्न, कुशल एवं सहनशीलता, उपरोक्त सभी गुणों वाला। ठीक है, तो ये सारे गुण हैं जो ओवरऑल देखा जाता है तो होने चाहिए। तो आंसर भी ओवरऑल यानी उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रकृति चयनवाद प्रतिपादित किया गया था। तो प्रकृति चयनवाद का जो सिद्धांत है मैं आपको बता चुका हूं, किस महोदय के द्वारा? डार्विनवाद के महोदय यानी डार्विनवाद या डार्विन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं है। सांद्रण विधि कौन सी नहीं है? फिन प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, निस्तापन विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। रिपीट हुई है तो इसका तो आंसर आपको बिल्कुल से याद ही होगा, जो है निस्तापन विधि है, जो है वो क्या है? सांद्रण विधि नहीं है। तो आंसर भी वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश हो जाता है। ये विशेष ध्यान रखना है, एवीनाइट की छड़ और कांच की छड़ को, ये दोनों में समानता देखने को मिलती है, लेकिन आपको जब जब आते हैं तो ऑप्शन आपस में एक दूसरे से जोड़ दिए जाते हैं आपके द्वारा, तो ये गलत है। जब एवीनाइट की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ा जाता है तो उसमें ऋण आवेशित होता है, लेकिन जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से या रेशम से रगड़ते हैं तब उसमें कौन सा आवेश हो जाएगा? धन आवेश हो जाएगा। ठीक है, तो धन आवेश आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है, जो आवर्त सारणी है मेंडलीव की, जब हम उसमें कोई भी समूह ले लो ऊपर से जब नीचे की ओर जाएंगे, ठीक है, तब आपको ये ध्यान रखना होता है, जैसे मैंने बताया था उसकी विद्युत ऋणात्मकता या धनात्मकता है या उसकी संयोजकता है, तो ये विशेष ध्यान रखना हो। इसके लिए ट्रिक मैंने आपको दी है। तो उनकी क्या होती है? धात्विकता बढ़ जाएगी। तो धात्विकता बढ़ती जाती है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम है? रिपीट हुआ है, प्लेटलेट्स इसका आंसर हो जाएगा, बिना समय गंवाए हुए। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एलिसा परीक्षण किया जाता है। एलिसा जो परीक्षण है वो एड्स की जांच हेतु किया जाता है, तो आपका आंसर भी एड्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गैलेना किस धातु का अयस्क है? मैं आपको अयस्क बता चुका हूं कि यानी कुछ धातु दिए थे उनके अयस्क पूछ लिए जाते हैं कई बार अयस्कों के नाम देकर के धातुएं पूछ ली जाती हैं। तो गैलेना जो है वो किसका अयस्क है? बिल्कुल करेक्ट जवाब है आपका। ठीक है, तो किसका है? लेड का, यानी सीसा, पीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है? वातावरण में उपस्थित जो भी जीवधारियां होती हैं उनमें आपस में पारस्परिक संबंधों से क्या निर्मित होता है? पारस्की तंत्र, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट है आपका, शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ जो है एनोड का कार्य करती है? यानी जो सेल होता है शुष्क सेल होता है, ठीक है, तो उसमें एनोड का जो कार्य करती है, एनोड और कैथोड के लिए विशेष ध्यान रखना होता है। तो कार्बन की छड़ जो है वो एनोड का कार्य करती है, तो आंसर भी कार्बन आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम है? कई बार रिपीट हुआ है, प्लेटलेट्स है आंसर आपका। आंसर भी यहाँ पर भी बी हो जाएगा बिल्कुल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में दिष्ट धारा का प्रयोग होता है, यानी जो डीसी करंट होता है, तो वहाँ पर किस में? पंखा में, टॉर्च में, टीवी में, कूलर में। तो ये जब इस तरह के ऑप्शन दिए होते हैं तो आपको डीसी के जो दिष्ट धारा के यंत्र होते हैं वो विशेष ध्यान रखने हैं। कौन से अल्टरनेटिव धारा यानी प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा चलते हैं, कौन से दिष्ट धारा के द्वारा चलते हैं? तो पंखा, टीवी, कूलर ये सभी प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा चले जाते हैं, जबकि टॉर्च जो है डीसी धारा का ही प्रयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधे एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है। तो देखिए मैंने आपको बताया पौधे एवं जंतुओं के बीच की कड़ी को, जो कि आप 9 से लेकर के अब तक पढ़ते आ रहे हैं, क्या होती है? पौधे एवं जंतुओं के बीच की कड़ी युगलीना। ठीक है, आंसर भी वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चुंबकीय पदार्थ है। चुंबकीय पदार्थ यहाँ पर देख रहे हो आप, कौन सा है? अगर ऑप्शन में देखोगे तो लोहा आपका क्या है? चुंबकीय पदार्थ है, तो ये आंसर भी हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, तो जो आरबीसी होती हैं उनका जो निर्माण कहाँ पर होता है? एक तरह से हम अगर कहें तो वो उत्पन्न कहाँ पर होती हैं? कई बार क्या होता है शब्दों का हेर फेर कर दिया जाता है, तो विशेष ध्यान रखना होता है। आरबीसी की जो या जन्म या जिसे हम कहें जनक कहाँ होता है? ठीक है, तो अस्थि मज्जा में होगा। इनका निर्माण आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है? यानी जो विद्युत बल्ब होता है उसमें जो चमकता है, ठीक है, वो तंतु जो होता है वो टंगस्टन धातु का बना हुआ होता है। ठीक है, तो आपका आंसर भी टंगस्टन होगा। तो उम्मीद करता हूं मित्रों हमारे द्वारा आपके चतुर्थ प्रश्न पत्र साइंस के लिए वस्तुनिष्ठ की जो श्रृंखला है बिग मैराथन क्लासेज आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो मोर देन लाइक और मोर देन शेयर कीजिए मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।
आप अपना अध्ययन जारी रखिए।